हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली सुल्तानेट के 2 वीडियो में। दिल्ली सुल्तानेट 1 जिसमें हम ऑलरेडी मामेलुक डिनास्टी जिसको स्लेव डिनास्टी कहा जाता है उसके बारे में डिस्कशन किए थे और वो शायद 2 वीडियो बना था जिसमें हम इल्तुतमिश और राजी सुल्तान की एक वीडियो बनाए थे और सेकेंड जो वीडियो बनाए थे वहाँ पे बलबन और कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स किस तरह से उन्होंने एक्सटेंड किया था अपने एम्पायर को, इस बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली सुल्तानेट 2 जो है circa 1200 से लेकर 1400 तक। और इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं खालजी के बारे में, क्योंकि स्लेव डिनास्टी के बाद खालजी डिनास्टी आई थी, उसके बाद तुगलक डिनास्टी आई थी। तुगलक डिनास्टी के बारे में हम आज ये जो वीडियो होगा ये कम्प्लीटली खालजी डिनास्टी के बारे में होता। उसके बाद जो सुल्तानेट 2 का पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम तुगलक डिनास्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें बहुत ही डिटेल्स में होगा खालजी डिनास्टी के बारे में। उन्होंने दिल्ली सुल्तानेट को कैसे सुल्तनत को कैसे एक्सपेंशन किया था, गुजरात में किस तरह से राज किया था, राजस्थान में, डेक्कन साउथ इंडिया में कैसे एक्सपेंशन किया। फिर उनके वक्त जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो एक जलालुद्दीन खिलजी उसके फाउंडर थे, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। और उसके साथ उनके उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो उनके सन इन लॉ थे, तो वो राज कार्य संभालते हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के वक्त ही बहुत ही रिफॉर्म्स हुए थे। हमारे इंडिया की हिस्ट्री एकदम चेंज हो गई थी, वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद ही हमारे इंडिया में सब कुछ डेवलपमेंट भी होने लगा, ठीक है। और कैसे इंटरनल रिफॉर्म हुआ, मार्केट कंट्रोल कैसे किया उन्होंने, पहली बार मार्केट के बारे में कोई सोचा इस तरह से, अग्रेरियन पॉलिसी किस तरह की उन्होंने की थी, और आर्मी रिफॉर्म किस तरह की थी। इस तरह की कुछ नई नई रिफॉर्म्स उन्होंने लेकर आए थे। आर्किटेक्चर आर्ट उस टाइम किस वक्त क्या 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 थी, और खालजी डायनेस्टी कैसे एंड हुआ, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। उससे आगे जाने से पहले मैं बस इतना ही कह दूँ, आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो रिसेंटली पद्मावत मूवी रिलीज हुआ था, आपने देखा होगा। खलजी अलाउद्दीन खिलजी का ये एक पार्ट है, मतलब उनके जो जितने वक्त तक उन्होंने रूल किया उस रूल में एक पार्ट है इसका, लेकिन इसका कुछ फुल प्रूफ नहीं है कि इस तरह की कुछ घटना हुई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं जो इस तरह की चीज़ें को डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से रूल कर रहे थे, किस तरह से बहुत पावरफुल थे। वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है। जो कोई नहीं दिखे, जो जो स्टूडेंट्स पद्मावत मूवी नहीं दिखे हो, एक बार दिखने के बाद शायद आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बालवन के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि खालजी डिनास्टी आने से पहले क्या सिनेरियो था, बैकग्राउंड कैसी थी। हमने पिछले जो वीडियो था दिल्ली सल्तनत 1 में बालबन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने अपने राज्य संभाला था और किस तरह से एक्सपेंड किया था, कंसोलिडेट किया था अपने टेरिटरी को। और फिर जब उनकी डेथ हो गई 1286 में, उसके बाद उनके 2 बेटे थे। एक बेटे क्या किए, वो जो बंगाल एरिया था वहाँ पे वो प्रिंस के उस प्रोविंस में वो प्रिंस के हिसाब से पोस्टेड थे और वहाँ पे सब संभाल रहे थे। लेकिन जब बलबन डेथ हो गया बलबन की, तो उन्होंने क्या किया, अपने हर एक काम वो बंगाल के साइड में ले गए, मतलब वो वहाँ से सेटल हो गए। वो दिल्ली आना उनको सही नहीं लगा। तो इसी वजह से उनका जो और एक बेटे थे प्रिंस मोहम्मद, तो वो भी एक बैटल में उनका मौत हो गया मंगोल्स के साथ। तो क्या हुआ, उसके बाद उनके पास कोई भी सक्सेसर्स नहीं थे दिल्ली में बैठने के लिए। दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सक्सेसर्स सामने नहीं आ रहे थे। तो उनके जो ये जो पहले बेटे थे उनका बुगरा खान, उन्होंने बंगाल और बिहार से रूल करने का प्रेफर किया। तो उसके बाद क्या हुआ, बलबन की ग्रैंड सन थी जो कि दिल्ली में इंस्टॉल किया गया उनको, मतलब दिल्ली में उनको असेसन किया गया। लेकिन वो बहुत ही यंग थे एंड एक्सपीरियंस्ड भी काफ़ी अच्छा नहीं था उनका, क्योंकि यंग एक दिल्ली सल्तनत, मतलब वो जो राज थे बलबन इल्तुतमिश, वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के थे और बहुत पावरफुल थे। तो उतने सारे इनके पास एक्सपीरियंस नहीं थी। तो मैनी नॉन तुर्क्स जो थे
जैसे कि खालजी वगैरह, ये क्या किए, इंडिया इंडिया को आए थे जब घुरिड इन्वाजन हुआ था। घुरिड इन्वाजन के वक्त खालजी जो कि नॉन तुर्क थे, वो भी आए थे इंडिया के अंदर, लेकिन दिल्ली में उनको सफिशिएंट रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्योंकि देखिए वो तो एक तुर्क कैटेगरी से नहीं थे, और सेकेंडली वो सोल्जर्स थे, मतलब जो घुरिड एम्पायर थे, घुरिड रूलर्स थे, उनके सोल्जर्स के हिसाब से आए थे, इसलिए उनको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बंगाल को मूव्ड हो गए, एंड बंगाल और बिहार को मूव्ड हो गए, और अपॉर्चुनिटी आने तक इंतज़ार किया। वहाँ से वो थोड़ा-थोड़ा रह के अपने अपने पावर को गैदर करके इंतज़ार किया, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो ही वो अपने पावर दिखाएंगे। उन्होंने फाउंड एम्प्लॉयमेंट एज सोल्जर्स, उन्होंने वहाँ पे सोल्जर्स की एम्प्लॉयमेंट ले ली, एंड पोस्टेड इन नॉर्थ वेस्ट टू मीट द मंगोल चैलेंजेस। वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में जो मंगोल इन्वाजन हो रहे थे नॉर्थ वेस्ट के टेरिटोरी में, तो वहाँ से ये वहाँ पे जाकर पोस्टेड होके सोल्जर्स की तरह लड़ रहे थे। द एडवेंट ऑफ द खिलजी डिनेस्टी मार्क द जेनिथ ऑफ मुस्लिम इंपेरियलिज्म इन इंडिया। खिलजी डिनेस्टी आने के बाद हमारे इंडिया की जो मुस्लिम इंपेरियलिज्म था, मुस्लिम कल्चर था, मुस्लिम एम्पायर थोड़ा बिल्ड होना शुरू हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे किस तरह से ये काम किए। तो अब हम डिस्कशन करेंगे खालजीज, जो 1290 से लेकर 1320 तक राज किए। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ खिलजी नोबल्स लेड बाय जलालुद्दीन खिलजी, वार्डन ऑफ द मार्चेस इन द नॉर्थ वेस्ट, had fought many successful engagements against the Mongols। तो क्या हुआ, जो खिलजी सोल्जर्स थे, खिलजी नोबल्स थे, उनमें लीड कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी कौन थे, वो थे जितने सारे सोल्जर्स नॉर्थ वेस्ट में अपॉइंटमेंट थे, एम्प्लॉयड थे, उनका वार्डन थे, उनकी हेड थे, तो उनकी देखा रखा कर रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे जितने सारे मंगोल्स इन्वाजन हुआ, उनको सक्सेसफुली रेजिस्ट किए, सक्सेसफुली वार में जीते। तो उसके बाद उनका पावर थोड़ा बढ़ गया, उनकी कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस सब कुछ थोड़ा बढ़ा हुआ था। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आके जो बलबन की इनएक्सपीरियंस्ड एंड यंग सक्सेसर थे, उनके ग्रैंडसन, उनको 1290 से 90 में गादी से हटा दिया और खुद वहाँ पे राजा बन के बैठ गए। तो क्या हुआ, उसके बाद जो खिलजी रेबिलियन हुआ, जो वार हुआ, और उसके बाद आसेसन हुआ खिलजी के, जलालुद्दीन खिलजी के, उनको वेलकम किए जितने सारे नॉन तुर्किश सेक्शन थे, क्योंकि खिलजी तो नॉन तुर्किश थे ना, तो इसी वजह से नॉन तुर्किश सेक्शन उनको सपोर्ट कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। ये जो तुर्किश नॉन तुर्किश थे, ये तुर्किश और अफगान ओरिजिन के थे। ठीक है, मिक्स्ड थे, मिक्स्ड वर्सन थे तुर्किश के और अफगान के। इन्होंने क्या किया, आपको पता होगा जो बलबन थे, उनका पॉलिसी थोड़ा बहुत ही अलग था। उन्होंने बहुत बहुत इंटॉलरेंट थे, मतलब हिंदूज़ को टॉलरेट नहीं कर रहे थे, उनको जो सपोर्ट कर नहीं कर रहे थे वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। इसी वजह से वो अपने हिसाब से कुछ तुर्किश को हाई ऑफिशियल पोस्ट में रख रहे थे। लेकिन जो खिलजी आए, उन्होंने क्या किया, इस तरह की कुछ हरकतें नहीं की। जो तुर्किश थे तो थे, लेकिन नॉन तुर्किश जो लोग थे उनको भी हाई ऑफिशियल पोस्ट में डाल दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो तुर्किश की मोनोपोली चल रही थी वहाँ पे, वो हट गया। ठीक है, एंड हो गया इसका। जलालुद्दीन खिलजी रूल्ड ओनली फॉर 6 ईयर्स, ओनली वो 6 ईयर तक रूल्ड कर पाए। एंड क्यों, क्योंकि इसका वजह ये था कि जब वो 70 ईयर्स के थे तभी वो राजभार संभाले थे, वो बहुत बूढ़े हो गए थे। इसी वजह से उनको बहुत जल्दी एक सक्सेसर की ज़रूरत थी। अकॉर्डिंग टू हिम, स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट सिंस द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया वर हिंदूज, द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी अ ट्रूली इस्लामिक स्टेट। उनके ये सोचना था कि इंडिया के लार्ज जो स्टेट है और लार्ज जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज़ है, इसी वजह से हम इंडिया में कभी इस्लामिक, इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट हम नहीं बना सकते, ये एक बात होगी। इसी वजह से वो बोल रहे थे जितने सारे इंडिया में जो भी स्टेट है उनको अपने हिसाब से गवर्न होना जरूरी है। ठीक है, ही अडोप्टेड द पॉलिसी, उन्होंने टॉलरेंस पॉलिसी लिया था, मतलब टॉलरेंस पॉलिसी मतलब और हार्श पनिशमेंट को अवॉइड कर रहे थे। मतलब उनको, जैसे मैंने बोल रही थी बलबन, वो इंटॉलरेंट थे, वो नॉन तुर्किश को अलाउ नहीं कर रहे थे, हिंदूज़ को अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन जो खिलजी थे वो हर एक रिलीजन को टॉलरेट कर रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि हम इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते, हमको हर एक रिलीजन के साथ घुल मिलकर चलना है और हर एक स्टेट को साथ में लेकर चलना है। तो इसी वजह से उनका पॉलिसी थोड़ा टॉलरेंस था,
वो बहुत ह्यूमैनिटी इंसान के लोग थे। जलालुद्दीन पॉलिसी वाज रिवर्स्ड बाय अलाउद्दीन। उसके बाद जो अलाउद्दीन आए उनके सक्सेसर, जलालुद्दीन की पॉलिसी को रिवर्स कर दिया उन्होंने। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये बहुत ही क्रूएल, जितने क्रूएल भी है उतना स्ट्रिक्ट भी है, और हु ऑर्डर्ड ड्रास्टिक पनिशमेंट टू ऑल दोज हु डेयर टू अपोज हिम। ये थोड़ा बालबन की तरह है, क्योंकि उनको जो भी अपोज कर रहे थे वो उनको पनिशमेंट दे रहे थे। ये उनकी प्रॉब्लम थी। हम आगे अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा देख लीजिए अलाउद्दीन जब थे उनका एम्पायर कितना बड़ा था। देखिए ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक जगह पे वो फैले हुए थे। इवन यहाँ पे देखिए वेस्टर्न में, ईस्टर्न में बंगाल बिहार, फिर डेक्कन में देवगिरी, यहाँ पे आ गए देखिए मदुरई, यहाँ तक वो इतने सारी जगह पे पूरा एकदम फैले हुए थे। कितना बड़ा एम्पायर था, तो उनका रेगुलेशंस, उनका पावर कितना बड़ा होगा सोच सकते हैं आप। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किए, 1296 से लेकर 1316 तक उन्होंने राज किया। उन्होंने थ्रोन को असेंड किया बाय मर्डरिंग हिज अंकल एंड फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की बेटी को उन्होंने शादी किए थे, तो इसके वजह से क्या हुआ, एक दिन वो उनके अंकल को मर्डर कर दिया। आपने देखे होंगे पद्मावत मूवी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों इसके बारे में पता होगा कि उन्होंने किस तरह से अपने गादी में बैठे थे, दिल्ली सल्तनत के रूलर हुए थे। जलालुद्दीन खिलजी की बेटी को उन्होंने शादी किए थे, तो उनको मर्डर करके वहाँ पे बैठ गए। तो ही वॉज गवर्नर ऑफ अवध, उनको अवध के गवर्नर के हिसाब से अपॉइंटमेंट दिया गया था बाय जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने बहुत सारे ट्रेजर को अकोमुलेट किया था बाय इन्वेडिंग देवगिर। डेक्कन के एक देवगिरी जगह है, वहाँ पे इन्वेड करके वहाँ एक बहुत ही रिच एरिया था, सिटी था, तो उसको इन्वेड करके उन्होंने बहुत सारे ट्रेजर को अकोमुलेट किया था। वो खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर के नाम पे बुलाते थे, वो खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर मानते थे। ही टुक द टाइटल सिकंदर ई सानी, और उनका ईयरली जो नाम था वो था अली गुरु साहब। तो उसके बाद उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी रख लिया। ही बिल्ड द सिटी सीरी, जो कि दिल्ली के आसपास है, सेकेंड ऑफ द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली नियर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास दिल्ली का एक सिटी है, दिल्ली का 7 सिटी के अंदर ये सेकेंड नंबर की सिटी है। ही हैड टू फेस ए सीरीज ऑफ रेबिलियन, सम बाय डिसग्रंटल्ड नोबल्स एंड सम बाय अलाउद्दीन्स ओन रिलेशंस। उन्होंने हालांकि जो जलालुद्दीन खिलजी की मर्डर किया, तो मर्डर करने के बाद उनके बहुत सारे रेबिलियंस होने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कि उनको एक्सेप्ट नहीं किए। तो इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे नोबल्स उनको रेबेल करना स्टार्ट कर लिए, और उनके ओन रिलेशंस भी कुछ थे जो कि उनके अगेंस्ट रेबेलियन स्टार्ट कर दी। ही मेड enormous gifts to the hostile nobles and amirs of Delhi to win over them to his side. Those who still opposed him accession were punished severely. तो क्या हुआ, उन्होंने उनको खुशी करने के लिए नोबल्स को, जो जो उनके खिलाफ जा रहे थे, रेबेलियन कर रहे थे, उनको खुशी करने के लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, और अमीर जो है दिल्ली के उनको भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई उनको अपोज कर रहा था तो उनको सिवियर पनिशमेंट मिल रही थी। टू ओवरऑल हिज ओपोनेंट्स ही अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ऑटमोस्ट सिवियरिटी एंड रूथलेसनेस। बहुत सारे स्ट्रिक्ट पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया था। रूथलेसनेस थी, मतलब बहुत ही र्यूड थी, और रूथलेस तरीके से वो अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। He resorted to a wholesale massacre to the Mongols who were settled down in Delhi after embracing Islam in the time of Jalaluddin. They had rebelled, demanding a larger share in the loot in Gujarat, having campaigned there. तो क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम कुछ ऐसे मंगोल्स थे जिन्होंने दिल्ली में सेटल हुए थे। ठीक है, जलालुद्दीन की टॉलरेंट पॉलिसी थी, वो तुर्कीस नॉन तुर्कीस सबको सही तरीके से देख रहे थे। लेकिन क्या हुआ, तो इसी वजह से मंगोल्स भी वहाँ पे सेटल हुए थे। तो एक गुजरात, जब अलाउद्दीन रूल करना स्टार्ट किए, तो तभी गुजरात में एक कैंपेन हुआ था जहाँ पे लूटपाट की थी, मंगोल्स ने रेबेलियन हुआ था। वो लूटपाट में मंगोल्स अपने शेयर मांग रहे थे। तो इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बहुत सारे मंगोल्स को मार गिराया, वहाँ पे मास करा स्टार्ट कर दी, और बहुत सारे मंगोल्स की जान ले ली वहाँ पे। अगर हम ये देखें बेसिक रीजन्स अकॉर्डिंग टू सुल्तान फॉर नोबेल रिबेलियंस क्यों हो रहा था अकॉर्डिंग टू सुल्तान।
पहला तो ये है जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नोबेल्स। नोबेल्स को अपने इंडिपेंडेंस चाहिए होती थी, अपने प्रॉस्पेरिटी वो मेंटेन करना चाहते थे। इंटर मैरिजेस बिटवीन नोबेल फैमिलीज, नोबेल फैमिलीज के बीच में जो इंटर मैरिजेस होते थे उसके वजह से भी रेबेलियन हो रहे थे, ठीक है। और इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम ठीक नहीं थे, इसकी वजह से नोबेल रिबेलियंस हो रहे थे। और ड्रिंकिंग लिक्योर पीने के बाद मदिरा में मुश्तगुल होकर वो एक दूसरे के साथ वो रिबेलियन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो इसी वजह से, ये सब रीजन के वजह से अलाउद्दीन ने क्या किया, 4 ऑर्डिनेंसेस पास की। तो क्या क्या थी ऑर्डिनेंसेस? ही कॉन्स्पिकेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबेल्स। नोबेल्स के जितने सारे प्रॉपर्टीज थे उनको सीज कर दिया। रिकॉग्निशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम एंड इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ नोबेल्स। तो उन्होंने स्पाई सिस्टम को बहुत तगड़ा बना दिया, ताकि इंटेलिजेंस सिस्टम को तगड़ा बना दिया ताकि कोई भी एक्टिविटीज नोबेल्स करे तो उनको तुरंत पता चल जाए। पब्लिक सेल ऑफ लिक्योर एंड ड्रग्स टोटली स्टॉप्ड हो गया, ठीक है। लिक्योर को आप हाथ नहीं लगा सकते, लिक्योर को आप कंज्यूम नहीं कर सकते, पब्लिक सेल को बैन कर दिया। सोशल गैदरिंग एंड फेस्टिवल्स विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान वर फॉरबिडन। मतलब जो भी सोशल गैदरिंग होती थी, मैरिजेस सेरेमनी, जो भी फेस्टिवल होती थी, विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान वो सब नहीं हो सकता। ये 4 ऑर्डिनेंसेस उन्हें पास कर दी। तो उसके बाद नो फर्दर रिवेलेंस टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इसी वजह से उनके लाइफ टाइम के अंदर कोई भी रिवेलियन दिखा नहीं। बट इन लॉन्ग रन ये सब चीज़ें अब उनके डिनास्टी को धीरे धीरे हार्म करती रही, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, लोगों से इंडिपेंडेंस छीन जाएगी, तो एक कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिबेलियन तो जरूर होगा। तो इसी वजह से धीरे धीरे डिनास्टी में असर पड़ना शुरू हो गया। यहाँ पे तुगलक डिनास्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद, खिलजी डिनास्टी के बाद तुगलक ही थे जो कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद ये तुगलक डिनास्टी वो राजभार संभाले और तुगलक डिनास्टी थ्रोन पे बैठे। वो 1320 से लेकर 1412 तक राज किए। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी तुगलक डिनास्टी में उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ये जो तुगलक डिनास्टी है ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय गियासुद्दीन तुगलक। उनके जो ग्रेटर रूलर थे वो थे गियासुद्दीन, और उनके सॉन थे मोहम्मद बिन तुगलक, और उनकी नेफ्यू थी फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों बहुत ही ग्रेट रूलर थे और कमाल की चीज़ें किए थे हमारे इंडिया में। आफ्टर डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, जो उनकी नेफ्यू थी, उनकी डेथ के बाद दिल्ली सुल्तानत कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गई, और नॉर्थ इंडिया डिवाइड हो गई इंटू ए सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेट, ठीक है। Although Tughlaqs continued to rule till 1412, the invasion of Delhi by Taimur in 1398 may be said to mark the end of the Tughlaq Empire. हालांकि 1412 तक तुगलक ने कंटिन्यू किया था रूलर, लेकिन जो तैमूर के द्वारा दिल्ली इन्वाजन हुआ 1319 में, वहाँ से कहीं ना कहीं तुगलक एम्पायर की ख़त्म होने की सुराग मिल रही थी, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको बस जानना है अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक डिनास्टी आसेसन में आई थी। तो नेक्स्ट चलिए जानते हैं एक्सपांसन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, किस तरह से दिल्ली सुल्तानेट एक्सपांसन करती है। जलालुद्दीन had undertaken an invasion of Ranthambore but found the task too difficult for him. राथाम्बोर आपको पता होगा बलबन के पीरियड से, मतलब स्लेव डिनास्टी के टाइम से ही राथाम्बोर, राजस्थान, ये सब के ऊपर सबका नज़र था, क्योंकि वहाँ पे जो गुजरात ये सब वेस्टर्न साइड में आता है, और वहाँ पे ये बहुत रिसोर्स से फील होता है। यहाँ पे गुजरात में एक सी पोर्ट होता है जहाँ पे बहुत अच्छी से ट्रेड चलता है। तो ये सभी रीजन के वजह से राथाम्बोर एक एरिया है जो कि बहुत ही डेवलप्ड एरिया थी। उसको इन्वाजन के बारे में जलालुद्दीन ट्राई किए थे, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये टास्क। दस साउदर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान डिपेंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ सुल्तान। इसी वजह से जो वेस्टर्न राजस्थान था और साउदर्न राजस्थान था, ये दोनों पार्ट राजस्थान की कभी सुल्तानट के एरिया में नहीं आते थे, कंट्रोल में नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने मालवा और गुजरात को अपने कंट्रोल कर लिया था, और राजस्थान के बहुत सारे प्रिंसेस को अपने अंदर ले आए थे। ओवररन तो धीरे धीरे डेक्कन और साउथ इंडिया की तरफ जाने लगे टिल मदुराई।
अप टू मदुरई, ठीक है। मदुरई धीरे धीरे ये कैप्चर करते करते धीरे धीरे वो साउथ इंडिया में जो मदुरई है वहाँ तक चले गए थे। न्यू फेज ऑफ एक्सपेंशन वाज इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड कंटिन्यूड अंडर हिज सक्सेसर। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आए वो बहुत ही तगड़ा वाला रूलर थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगाकर बहुत स्ट्रैटेजी के साथ डेक्कन एंड साउथ इंडिया को अख्तियार कर लिया। उसके साथ राजस्थान और गुजरात को भी अख्तियार कर लिया था। उन्होंने तुर्कीज कैप्चर मालवा एंड गुजरात। क्यों तुर्कीज मालवा गुजरात को अख्तियार कर रहे थे? उसकी रीजन ये था, ये बहुत फर्टाइल एरिया था एंड पॉपुलर था, बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे थे और वेस्टर्न सी पोर्ट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट था, जहाँ पे गंगा वैली के साथ ये एक ट्रेड लिंक को कनेक्ट कर रहा था, ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग देम विथ गंगा वैली। ये जो सी पोर्ट थी गुजरात की ईस्ट वेस्टर्न साइड में, ये कनेक्ट कर रही थी गंगा वैली तक, ठीक है। The overseas trade from Gujarat ports brought lots of gold and silver which had been accumulated by the rulers। यहाँ से ट्रेड भी हो रहा था, गोल्ड एंड सिल्वर की बहुत ही इंपोर्ट हो रही थी इंडिया में बाहर कंट्री से, और गुजरात और इसी ट्रेड रूट के माध्यम से हॉर्सेस भी इंपोर्ट किया जा रहा था, जो कि आर्मीज के लिए नेसेसरी थी, ठीक है। इन 1299 क्या हुआ? आर्मी अंडर टू अलाउद्दीन खिलजीज जनरल। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे, दो जनरल थे 1219 में। उनका नाम था नसरत खान और उलुग खान। ये दोनों ने गुजरात की तरफ मार्च करने लगे। तो क्या हुआ? उन्होंने जैसलमेर को कैप्चर किया और वहाँ पे रेड किया। गुजरात रूलर थे राय किरण, उनको मतलब वाज टेकन बाय सरप्राइज, मतलब उनको पता नहीं चला राय किरण को, और उनको कब वो उनके ऊपर अटैक कर दिए। तो उसके वजह से राय किरण ने वहाँ से भाग गए। चीफ सिटीज ऑफ गुजरात जैसे कि अनिलवार वेयर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स वर बिल्ट वेयर सैक्ड। अनिलवार में बहुत सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थे एंड टेम्पल्स थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सब कुछ लूट कर ले गए, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल को भी भांग दिया और उसको चूरमार करके वहाँ से भी जितने सारी चीज़ें थे, ज्वेलरी थे, वहाँ पे छीन कर ले गए। और बहुत सारे बूटी जो कलेक्ट किया गया लोगों से, और मुस्लिम मर्चेंट्स तो थे काम्बे एरिया में, उनको भी लूटपाट किया गया वहाँ से। मलिक काफर थे एक, जिनको कैप्चर किया गया और वो हिंदू थे, लेटर उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया और उनको नाम दे दिया गया मलिक नेब, मतलब मलिक नेब कर दिया गया, और वो जो थे वो मिलिट्री कमांडर उनको बना दिया गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हुआ। फिर ये सब हमने देखा कि गुजरात और मालवा रीजन को वो किस तरह से हड़प करने लगे। फिर राजस्थान में आते हैं, गुजरात से लेकर गुजरात कैप्चर करके वो राजस्थान की तरफ चलने लगे। आफ्टर गुजरात अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान को अटेंशन दिया। तो उन्होंने फास्ट अटेंशन उनका था राथाम्बोर, क्योंकि राथाम्बोर बहुत ही डेवलप एरिया था और वहाँ पे चौहान सक्सेसर, पृथ्वीराज की जो सक्सेसर थी चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो जलालुद्दीन खिलजी बहुत बार कोशिश किए थे लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हुए थे। इसी वजह से तो यहाँ पे एक रूलर थे हमीर देवा, जो कि had embarked on a series of warlike expedition against his neighbors। तो उनके जो नेबर्स थे उनके साथ उनका बहुत सारे वार चल रहे थे, जैसे कि राजा भोज ऑफ धर, राणा ऑफ मेवार, उनके साथ उनकी वार चल रही थी। तो गुजरात कैंपेन के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी बैक कर रहे थे दिल्ली, ठीक है, तो तब क्या हुआ था, मंगोल सोल्जर्स रिबेल्ड विथ सुल्तानेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग शेयर ऑफ द बॉडी। तो मैंने आपको कहा था ना, जब पिछले स्लाइड में हम पढ़ रहे थे, जब मंगोल्स दिल्ली में थे और एक गुजरात कैंपेन में क्या हुआ था, लूटपाट होने के दौरान वहाँ पे जो मंगोल सेटल हुए थे उन्होंने बूटी की शेयरिंग की डिमांड की थी। तो जिस वजह से क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे बहुत सारे मंगोल्स को मार गिराया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंगोल्स थे जिन्होंने आकर यहाँ पे हमीर देवा के पास शरण पहुँचे थे, मतलब वहाँ पे अपने रिफ्यूजी की तरह रहने के लिए जगह खोजे थे। तो तभी क्या हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देवा को ये बोला कि आप वहाँ उनको रिफ्यूजी नहीं दे सकते, ठीक है, आप उनको क्रॉस कर दो या फिर अपने एरिया से भगा दो। लेकिन हमीर देवा इसी दोनों ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन से राजी नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कोई मुझे रिफ्यूजी मांगने आया है तो मैं उसे रिफ्यूजी जरूर दूंगा। तो इसी वजह से क्या हुआ,
राथाम्बोर वाज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि और ये भी बात था, जो राथाम्बोर के रूलर थे हमीरदबा, वो बहुत ही पावरफुल थे और उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था राजस्थान में, जिसकी वजह से वो जलालुद्दीन खिलजी को भी मात दिए थे। इसी वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंस थे कि वो अलाउद्दीन खिलजी को भी हरा देंगे। लेकिन अलाउद्दीन की ने क्या किया, एक आर्मी कमांडेड बाय वन ऑफ हिज जनरल्स बट इट वाज रिपल्स्ड विथ लॉसेस बाय हमीरदबा। अलाउद्दीन खिलजी तो इसी वजह से क्या हुआ, हमीरदबा के ऊपर अपने जनरल को भेज के अटैक किया, और लेकिन हमीरदबा ने उनको हरा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अलाउद्दीन खुद गए हमीरदबा के साथ लड़ने के लिए और राथाम्बोर के एगनेस्ट एक्सपेडिशन लगाए। तो एक फेमस पोएट थे जिनके नाम था अमीर खुसराव। याद रखना, अमीर खुसराव जो थे वो फेमस पोएट थे अलाउद्दीन खिलजी के वक्त। उनके बारे में मैं आगे बताऊंगी। वो बहुत ही फेमस पोएट थे, बहुत सारी चीज़ें भी लिखे हुए थे। उन्होंने अलाउद्दीन के साथ आए थे और इस पोर्ट के बारे में और इस युद्ध के बारे में बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन किए थे वो अपने पोएट में। 3 मंथ तक चला ये युद्ध और ये कन्फ्लिक्ट। उसके बाद एक जौहर सेरेमनी टुक प्लेस हुआ। जौहर सेरेमनी के बारे में पता होगा, जो एक बहुत बड़ी आग जलती है, उसके चारों तरफ जो लड़कियां होते हैं या फिर जितने सारे महिलाएं या फिर जेंट्स भी होते हैं, वो एक उनका रिचुअल होता है, वो उसमें झांस देते हैं। ठीक है, जौहर सेरेमनी आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे पहली बार जौहर सेरेमनी हुआ। वोमेन जितने सारे महिला थी वो फनरल में झांस दे दी, और जितने सारे मेल थे उन्होंने लास्ट तक, अपने आखिर सांस तक वहाँ पे फाइट किए थे। और इसी वजह से, और ये था एक जौहर, पर्सियन में जौहर के बारे में फास्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, ऑल मंगोल्स, जितने सारे मंगोल्स थे वो भी राजपूत के साथ फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो रिफ्यूजी लिए थे ना हमीरदवा से। उन्होंने राजपूत के साथ फाइट करते करते उन्होंने भी अपनी जान दे दी थी। ये जो इवेंट था ये हुआ था 1301 में। ठीक है, अलाउद्दीन फिर रणथंभौर को कैप्चर कर लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे टर्न हुए, अटेंशन उनका लगा चित्तौड़ की तरफ। ये ना पेन ना धीरे धीरे फिसल जाता है मेरे हाथों से। चित्तौड़ की तरफ बढ़ने लगे, और चित्तौड़ था राजस्थान का सबसे, रणथंभौर के बाद राजस्थान का सबसे पावरफुल स्टेट। और चित्तौड़ में कौन थे, रतन सिंह। ये आ गया पद्मावत मूवी के बारे में। ठीक है, और उनके had honored him by refusing permission to his armies to march to Gujarat through मेवाड़ टेरिटोरीज। तो रतन सिंह के साथ झगड़ा होने की क्या वजह थी, जब वो रणथंभौर से जा रहे थे दिल्ली, मार्च कर रहे थे, सॉरी हाँ, रणथंभौर के, सॉरी रणथंभौर नहीं, had honored him by refusing permission to his armies to march to गुजरात थ्रू मेवाड़ टेरिटोरीज। गुजरात जब वो मार्च कर रहे थे तो वे मेवाड़ टेरिटोरीज के साथ, ये जो चित्तौड़ है उस टेरिटोरीज के साथ, टेरिटोरी उसके उसके पास पड़ रहा था, तो उसी थ्रो जाने की बात कर रहे थे। लेकिन ये जो रतन सिंह थे वो उनको अलाउ नहीं किए, तो इसी वजह से झगड़ा स्टार्ट हो गया। ये एक पॉपुलर लेजेंड थे दैट अलाउद्दीन, एक पॉपुलर लेजेंड में इसके बारे में मेंशन हुआ था कि और एक रीजन थी जिसके वजह से रतन सिंह से वो जूझ गए, और वो थे उनकी रानी पद्मिनी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्वीन थी। और बहुत सारे हिस्टोरियन के हिसाब से ये चीज़ें नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो रानी के बारे में लिखा हुआ था वो इस घटना होने की 100 ईयर्स के बाद लिखा हुआ था। तो इसी वजह से बहुत सारे हिस्टोरियंस को लगता है ये शायद ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक हिंदू पोएट थे जिनके नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, वो उनकी पोएम थी पद्मावत 1540 में, वो अवाड़ी लैंग्वेज में इसको पब्लिश किए थे, जिन्होंने इस घटना के बारे में डिटेल्स लिखे हुए थे वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत महीनों के बाद, बहुत महीने रेजिस्टेंट होने के बाद, युद्ध चलने के बाद, तो फाइनली 1303 में अलाउद्दीन वो फोर्ट जो चित्तौड़ की जो फोर्ट थी उस फोर्ट को ध्वस्त विध्वस्त कर दिया, और राजपूत जितने सारे महिला थी वो भी जोहर करे, जोहर सेरेमनी में अपने फनरल दे दिए, और जितने सारे वॉरियर्स थे, मेल थे, उन्होंने फाइटिंग करते करते मर गए। पद्मिनी एंड जितने सारे क्वींस थे वो अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिए। तो चित्तौड़
रणथंभौर भी हो गया अलाउद्दीन की, और चित्तौड़ भी अलाउद्दीन कैप्चर कर लिए। और चित्तौड़ में अलाउद्दीन उनके जो छोटे बेटे थे खिर्ज खान, उनको वहाँ पे बैठा दिया। एक मुस्लिम गैरिसन वाज पोस्टेड इन द फोर्ट। मुस्लिम गैरिसन मतलब मुस्लिम की एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी नहीं, उनकी एक सोल्जर्स की, मुस्लिम सोल्जर्स की एक ग्रुप उनको वहाँ पे बैठा दी। और धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय के बाद उन्होंने रतन सिंह के एक कॉजिन थे, उनको वो चित्तौड़ सौंप दी। और वहाँ पे अलाउद्दीन ऑल्सो ओवररन जेलोर, बहुत सौंप दी, और जेलोर धीरे धीरे जेलोर की तरफ बढ़ने लगे। ऑलमोस्ट ऑल मेजर स्टेट्स ऑफ राजस्थान वर फोर्स्ड टू सबमिट। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद जो राजस्थान में जितने सारे छोटे बड़े स्टेट्स थे वो धीरे धीरे अपने आप को सरेंडर करने लगे। बट ही नेवर ट्राई टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवर राजपूत स्टेट्स। राजपूत में जितने सारे स्टेट्स थे, राजपूत के स्टेट्स थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की एक अच्छी बात ये थी कि वो कभी भी वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होना चाहा या फिर उनको कैप्चर करना नहीं चाहा। इसी वजह से वो राजपूत को भी कैप्चर करते थे और उन्हीं राजपूतों को वहाँ पे रूल करने की इजाज़त देते थे और वहाँ से ट्राइब्यूट वगैरह लेते थे। ठीक है, राजपूत रूलर्स आर अलाउड टू रूल बट हैड टू पे रेगुलर ट्राइब्यूट एंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान। ठीक है, सुल्तान के ऑर्डर को उनको मानना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ पे रूल कर सकते हो। मुस्लिम गारिसन और पोस्टेड इन सम इम्पोर्टेंट टाउन्स, और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे मुस्लिम गारिसन को अपॉइंटमेंट किया गया था, पोस्ट किया गया था। वो है अजमेर, नागौर, इस तरह जगह में। ठीक है, इसके बाद गुजरात और राजस्थान के बाद अलाउद्दीन ने ट्राई किया डेक्कन और साउथ इंडिया में अपने राज जमाने की, मतलब एक्सटेंड करने की। तो उन्होंने 1306 और 7 में अलाउद्दीन 2 कैंपेन की प्लान की। फर्स्ट था एग्नेस्ट राय किरण। राय किरण कहाँ पे थे? आफ्टर हिज एक्सपल्सन फ्रॉम गुजरात, होल्डिंग बागलाना ऑन द बॉर्डर ऑफ मालवा। तो राय किरण तो गुजरात में रूल कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे मतलब हटाने के बाद उनको वहाँ से क्या हुआ था, जब उनकी 2 जनरल, अलाउद्दीन की 2 जनरल यहाँ पे गुजरात में सरप्राइज अटैक किया, तो उन्होंने वहाँ से भाग लिया था। तो भाग कर क्या किया, बागलाना, मालवा बॉर्डर के पास एक बागलाना एरिया था, वहाँ पे जाकर वो रह रहे थे। तो सेकेंड था एक कैंपेन जहाँ पे राय रामचंद्र थे, जो कि देवगिरी में रूल कर रहे थे। हु हैड बीन एन अलियंस विथ राय किरण, और उनके राय किरण के साथ अच्छा रिलेशन था और उनके साथ वो अलियंस में थे। साउथ एंड डेक्कन वाज रूल्ड 4 इम्पोर्टेंट डिनेस्टीज। डेक्कन और साउथ इंडिया, आपको पता होगा, हम पढ़ रहे थे मिडिवल हिस्ट्री में कि वहाँ पे 4 डिनास्टी बहुत ही पावरफुल थी, बहुत अच्छी तरीके से वो वहाँ पे राज कर रहे थे। फर्स्ट हो गया यादवस ऑफ देवगिरी, जहाँ पे रामचंद्र देव रूल कर रहे थे। काकटियस ऑफ वेरंगल, जहाँ पे प्रताप रुद्रदेव जहाँ पे रूल कर रहे थे। फिर द्वारा समुद्र में होयसलस, जो कि बीरबल्लभ 3 रूल कर रहे थे। और पांड्यास ऑफ मदुराई, जहाँ पे वीर पांड्या रूल कर रहे थे। तो उसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी जब रूल कर रहे थे, तो राय रामचंद्र सरेंडर टू काफर। तो यहाँ पे जो कैंपेन हुआ, कैंपेन में खिलजी डिनास्टी भारी पड़ गए, तो इसी वजह से काफर को सरेंडर कर दिए राय रामचंद्र ने, जो कि काफर कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी के कमांडर थे। वाज कैरिड टू दिल्ली, तो रिस्टोर टू हिज डोमिनियंस विद द टाइटल ऑफ राय रायन। तो उनको दिल्ली तक ले आया गया और उनको अपने डोमिनियंस देकर उनको एक टाइटल दे दिया, राय रायन। ठीक है, वहाँ पे उनके साथ मतलब उनको फोर्सफुली एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ा अलाउद्दीन के साथ। ठीक है, क्योंकि वो सरेंडर कर चुके थे, इसी वजह से उनको एक अच्छा टाइटल मिला, राय रायन। उनको 1 लाख टंका दिया गया, एलॉन्ग विथ गोल्डन कलर्ड कैनोपी भी दिया गया, ए सिंबल ऑफ रूलरशिप। ठीक है, उसके बाद ही वॉज ऑल्सो गिवन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड वन ऑफ हिज डॉटर वॉज मैरिड टू अलाउद्दीन। तो उनको गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया कि आप यहाँ पे जाकर रूल कर सकते हैं, और उनकी जो रामचंद्र की एक बेटी थी, बेटी के साथ अलाउद्दीन की विवाह भी कर दिया गया। दिस अलायंस हेल्प्ड अलाउद्दीन इन हिज फर्दर अग्रेंडाइजमेंट इन द डेक्कन। इस अलायंस के बाद उनको अलाउद्दीन को बहुत हेल्प मिला डेक्कन में अपने राज एक्सटेंड करने की। ठीक है, देखिए
काफर कैंपेन्स इनटू साउथ इंडिया, काफर कौन सी एरिया में किस तरह से दिल्ली से निकलकर किन किन एरिया में जाकर कौन सी एरिया में कैप्चर किए थे सब कुछ। यहाँ पे गुजरात आया था 1299 से, चित्तौड़ 1303 से, रणथंभौर 1301, फिर देवगिरी 1305, फिर यादवस को किस तरह से द्वारा समुद्र में कब आए थे, मदुरई कब आए थे, ये सब के बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखा है। फिर बिटवीन 1309 से लेकर 1311 में मलिक काफर ने क्या किया, 2 कैंप लगाया साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की तरफ वो बढ़ने लगे। तो फर्स्ट किया था तेलंगाना एरिया में जो वारंगल था, वारंगल, और उसके बाद सेकंड उन्होंने कैंप किया द्वारा समुद्र में जो होयसला, द्वारा समुद्र किसको कहा जाता है, मडन कर्नाटक का, ठीक है। वहाँ पे होयसला डिनास्टी काम कर रहे थे, मतलब रूल कर रही थी, और मैबर एंड मदुरई में तमिलनाडु जो थी एरिया में, उस दोनों एरिया को उन्होंने कैंपेन किया। उसके बाद the trade route to South India were well known, and when Kaffar's army reached Birachala in Mawar, they found a colony of Muslim merchants settled there. तो साउथ इंडिया की एक बार तो वो जा चुके थे जब रामचंद्र को उन्होंने रामचंद्र सरेंडर किया, तभी एक बार वो कैंप किए थे। तो दूसरे बार जब कैंप करे तो तभी उनको पता चला था कि साउथ इंडिया में पता चल गया था साउथ इंडिया की ट्रेड रूट क्या है। तो उसी वक्त काफर्स की जो आर्मी थी वो जाते जाते ये एक्सप्लोर किया कि वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स कॉलोनी मर्चेंट सेटल होकर रहे हैं। द रूलर हैड ए कंटिजेंट ऑफ मुस्लिम ट्रूप्स इन हिज आर्मी, ठीक है, रूलर के जो ट्रूप में मुस्लिम आर्मी बहुत सारे थे। सो अलाउद्दीन ने क्या किया, अपॉइंटेड काफर एज मलिक नेब एंड वाइस रेजेंट ऑफ द एम्पायर। तो अब अलाउद्दीन ने काफर को मलिक नेब के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर दिया, और उनके जो वाइस रेजेंट, एम्पायर के वाइस रेजेंट मतलब उनके जो आर्मी के कमांडर थे उसके हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट कर दिया। काफर फोर्स द रूलर्स ऑफ वारंगल एंड द्वारा समुद्र। तो काफर ने क्या किया, जो रूलर थे वारंगल और द्वारा समुद्र, उनके रूलर को फोर्स किया एक पीस टॉक करने के लिए, एंड उनके जितने सारे ट्रेजर थे और एलिफेंट्स थे उसको सरेंडर करने के लिए फोर्स किया, और हर एक बर्स एनुअल ट्राइब्यूट देने के लिए भी फोर्स किया, ठीक है। काफर प्लंडर्ड as much as he could including number of wealthy टेम्पल्स ऑफ चिदम्बरम। चिदम्बरम कौन सी टेम्पल है, जहाँ पे नटराज की मूर्ति है, ठीक है। ये सब टेम्पल को भी उन्होंने बहुत सारे प्लंडरिंग की, जितने सारे वेल्थी टेम्पल्स थे वहाँ से लूटपाट मचाई, और उसके बाद उनको दिल्ली रिटर्न करना था विदाउट बीइंग एबल टू डिफीट द तमिल आर्मीज। उन्होंने तमिल आर्मीज को डिफीट नहीं किया, लेकिन ये सब प्लंडरिंग करके, ये सब पीस टॉक एक एग्रीमेंट बना के वो फिर दिल्ली को रिटर्न कर दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन विदिन अ डिकेड एंड हाफ ऑल द साउदर्न किंगडम्स वेर वाइप्ड आउट एंड द टेरिटरीज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन के डेथ के बाद क्या हुआ, जितने सारे एक डिकेड विदिन अ डिकेड एंड हाफ मतलब 10.5 years के बाद जितने सारे साउथ किंगडम्स थे एंड उनके टेरिटरीज वेप्ड आउट हो गई, मतलब ख़त्म हो गया उनके टेरिटरीज, और उनके टेरिटरीज सब दिल्ली के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। 1315 में राय रामचंद्र वो डेथ हो गया, और उनकी जो सॉन थी वो थ्रू ऑफ द यॉक ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने दिल्ली की जो रूलर थी उनको हटा दिया, और काफर क्रॉस द रिविलियन एंड अज्यूम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया। तो काफर क्या किए, उन्होंने तो मलिक नैब थे ना, उनके आर्मी के कमांडर थे, तो उन्होंने ये रेबिलियन को हटाया और उसको तगड़ा जवाब दिया इस रेबिलियन का, और उसके बाद डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले लिए उस एरिया का। मुबारक शाह जो कि थे अलाउद्दीन के एक सक्सेसर, उन्होंने देवगिरी को कब्जा लिया अगेन, एंड इंस्टेंटली मुस्लिम गवर्नर देयर, वहाँ पे एक मुस्लिम गवर्नर को अपॉइंटमेंट कर दिया। उन्होंने वारंगल को रेड किया एंड कंपेल्ड हिम टू सेड वन ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट एंड पे एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 40 गोल्ड ब्रिक्स। तो उन्होंने वारंगल को और एक बार रेड किया, और उसके बाद वहाँ पे जो रूलर थे उनको ये बात कहा गया कि वो हर एक ईयर एनुअल ट्राइब्यूट देंगे 40 गोल्ड ब्रिक्स, 40 गोल्डन की जो ईट है, ब्रिक है, वो देंगे आज एनुअल ट्राइब्यूट। फिर क्या हुआ, खुसराव खान जो स्लेव थे एक सुल्तान की, उन्होंने मावर को प्लंडर किया,
और वहाँ पे रिच सिटी ऑफ मुसलीपट्टनम एक थी, मुस्लिम पार्टनर जो कि बहुत ही रिच थी, उसको भी लूटपाट मचाया वहाँ पे। 1320 में आफ्टर द सक्सेशन ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, तुगलक क्या किए, अलाउद्दीन वो जो उनके सक्सेसर थे मुबारक साहब, फिर खुसराव खान, ये सब को हटा के सक्सेशन ले लिए। ए सस्टेन्ड एंड विगोरस पॉलिसी वाज एम्बार्क्ड अपॉन। उसके बाद उनके तरफ से एक दूसरा पॉलिसी स्टार्ट हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी था, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सब चेंज हो गया और एक अलग तरीके की पॉलिसी के स्टार्ट हो गया। उसकी घियासुद्दीन के जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो देवगिरी में पोस्टेड हुए और वारंगल को बेसिस्ट किए। उन्होंने मावर को भी कंकोड कर लिया, ओडिशा को रेड किया और उन्होंने दिल्ली जाकर पहुँचे। जब दिल्ली पहुँचे उनके पास बहुत सारे वेल्थ था, क्योंकि बहुत सारे जगह प्लंडर कर रहे थे, लीज टेम्पल को प्लंडर कर किए थे और उसके साथ वो दिल्ली पहुँच गए। उसके बाद वो बंगाल को सबड्यूड कर दिया और उसके बाद which had been independent since the death of बलबन। बलबन के डेथ के बाद ये एरिया इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो क्योंकि वहाँ पे उनका और एक बेटे राज कर रहे थे, तो ये उन्होंने क्या किया, उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। बाय 1324 दिल्ली के टेरिटोरी पहुँच गई थी, दिल्ली सुल्तानत की टेरिटोरी पहुँच गई थी अप टू मदुराई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, द लास्ट हिंदू रूलर इन द एरिया कामपिली इन साउथ कर्नाटक वाज अनेक्स्ड इन 1328। 1328 में साउथ कर्नाटक में एक रूलर थे जिनके नाम थी कामपिली का नाम था, और वो एक हिंदू रूलर थे और उनको माना जाता है वो तभी अब हमारे लास्ट हिंदू रूलर थे इंडिया के। ठीक है, वो भी अनेक्स्ड हो गए 1328 में। अच्छा दोस्तों, अभी हमारा ये खिलजी डिनास्टी के बारे में थोड़ा ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद आएगा इंटरनल रिफॉर्म्स कैसे होता है, आर्मी रिफॉर्म्स क्या किए थे, अग्रेरियन पॉलिसी के रिफॉर्म्स किस तरह से किए थे, उसका हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है और लेंदी वीडियो बैठ के देखने में थोड़े आप लोगों को परेशानी होती है, तो इसी वजह से मैंने इसको सेकेंड वीडियो में दिया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो, बहुत ही डिटेल्स तरीके से मैंने इसको बनाया है और मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गैदर किया गया है। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।